हेलो बच्चों, आप सभी का सनराइज एजुकेशन एकेडमी में मैं विशाल भार्गव हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं गति के नियम, लॉ ऑफ मोशन। अब इन लॉ ऑफ मोशन में समझेंगे हम बहुत सारी बातें। जैसे अगर हम बात करें तो संवेग के बारे में हम जानेंगे, संवेग संरक्षण, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को हम पढ़ेंगे, इसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। उसके बाद घर्षण, फ्रिक्शन के बारे में बात करेंगे। फिर वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन को देखेंगे। उसके हमारे डेली लाइफ में क्या उपयोग है, क्या यूजेस हैं, उनके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो मेरी आवाज आप लोगों के पास में आ रही है? ओके बेटा, तो हम शुरू करते हैं गति के नियम से। बेटा, पहला टॉपिक जो है वो हमारा ऐसे देखें तो संवेग संरक्षण का नियम है। लेकिन संवेग संरक्षण का नियम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को समझने के लिए हमें न्यूटन के तीनों नियमों के बारे में पता होना चाहिए, जो आपके सिलेबस में हटा दिया गया है। अब न्यूटन के जो नियम थे वो सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। उसके पीछे का कारण है कि हम संवेग संरक्षण के नियम को, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लॉ को आराम से समझ पाएंगे। तो न्यूटन की गति के नियम देखते हैं। न्यूटन ने 3 नियम दिए थे बेटा। न्यूटन ने 3 नियम दिए थे, जिसमें पहला नियम मैं बताता हूं, जिसको बोलते हैं जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या होता है लॉ ऑफ इनर्शिया? आइए देखते हैं। हमें ज्यादा डिटेल स्टडी नहीं करनी है न्यूटन के लॉ की, क्योंकि हमारे ये सिलेबस के अंतर्गत तो है नहीं, बट फिर भी हमें पता होना चाहिए। तो न्यूटन का गति का प्रथम नियम होता है, जब कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है या एक समान गति की अवस्था में है, तो वह उसी अवस्था में रहती है जब तक कोई उसके ऊपर बाह्य बल नहीं लगता। मतलब when a body is in a rest position or in a uniform motion, then it remain constant. It remains same condition other while external force is not applied on it. It means कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो स्थिर अवस्था में, सपोज दैट कि ये चौक है, इस चौक को मैं क्लास में रख के चला जाता हूँ। 10 साल बाद मैं वापस इस क्लास को मैं आता हूँ, गेट लॉक लगा के गया गेट में, ठीक है, नहीं तो कोई भी उठा देगा। तो इस चौक को मैंने यहाँ पर रखा और लंबे समय के बाद मैं वापस आता हूँ, तो मैं देखूंगा कि ये चौक यहीं पे मुझे मिलेगी। कब तक? जब तक कोई इसे और न उठा ले। तो किसी दूसरे ने अगर ये उठाई है ना, तो ये दूसरे ने बाह्य बल लगा दिया। अगर कोई उठाएगा नहीं तब तक तो यही पड़ी रहेगी। यही होता है जड़त्व। ये जो प्रॉपर्टी होती है ना इस चौक की, ये होती है जड़त्व कहलाती है, इनर्शिया कहलाती है। इसी वजह से आप लोगों को पता हो तो जब आप किसी कार में बैठे हो और कार बहुत ही फास्ट स्पीड से जा रही है और एकदम से ब्रेक लगा दे, तो आप जो है आगे की ओर धक्का फील करते हैं। या फिर चलती बस चल रही है और आप यदि उतरना चाहते हो तो बस के साथ साथ उतरोगे आप। ऐसा नहीं कि बस इधर जा रही है और आप पीछे की तरफ उतरोगे, क्योंकि यदि बस ऐसे जा रही है और आप पीछे की तरफ कूदोगे ना तो आप गिर जाओगे। अगर आप बस ऐसे जा रही है तो आपको गिरना भी उधर ही पड़ेगा, कूदना पड़ेगा पानी में। तो मतलब ये है कि जड़त्व का नियम इतना ही ध्यान रखना है कि अगर कोई वस्तु स्थिर है, स्टेबल है या फिर यूनिफॉर्म मोशन, गतिशील अवस्था में है, तो वो उसी अवस्था में रहेगी। कब तक? जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स, बाह्य बल नहीं लगता। दैट्स क्लियर। ये न्यूटन की गति का फर्स्ट लॉ है, ठीक है। हमारे काम का न्यूटन की गति का दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम ध्यान से सुनिएगा। दूसरा नियम ये कहता है, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर बल के बराबर होती है या बल के समानुपाती होती है। इनडायरेक्टली मैं बोलूं कि द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज नॉन एज फोर्स। मतलब क्या कि फोर्स, सेकेंड नियम जो बोल रहा है, जो फोर्स होता है ना, वो प्रोपोर्शनल होता है dp अपॉन dt के। या dp अपॉन dt क्या है सर? मैं बताता हूँ। dp का मतलब ऊपर होता है, p का मतलब मोमेंटम होता है, संवेग।
मतलब किसी भी बॉक्स से कोई भी वस्तु है, इसका द्रव्यमान सपोज दैट कि स्मॉल m है, कोई वस्तु है जिसका मास स्मॉल m है, द्रव्यमान, और वो v वेग से गति करती है, तो इसका जो मोमेंटम होगा वो क्या होगा, E बराबर mv, ये इसका मोमेंटम होगा। तो इस मोमेंटम में कितना चेंज आ रहा है, वो भी पर यूनिट टाइम। मैंने बोला ना संवेग में परिवर्तन की दर, दर का मतलब क्या, समय का भाग देना। तो संवेग में परिवर्तन की दर जो होती है वो बल के समानुपाती होती है। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो P होता है बेटा मोमेंटम संवेग, और यहीं से हम एक पॉइंट उठाएंगे जो हमारा संवेग संरक्षण का नियम है ना टॉपिक, उसको समझने के लिए मैं ये मेटाफोर यहाँ कर रहा हूँ। तो आपको पता होना चाहिए अगर मैं बोल रहा हूँ तो, हालांकि मैं आपको पीडीएफ में ये चीजें प्रोवाइड नहीं करूंगा, लेकिन मेरी बात अगर नहीं समझ में आए तो आप रिवाइंड कर लेना। और बेटा ये टॉपिक जो है वो आपके 9th क्लास का टॉपिक है, तो आई थिंक आप समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा है तो मैं वापस समझा ही रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा नियम क्या कहता है, संवेग में परिवर्तन की दर बल की समानुपाती होती है। द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स, इतना अपन को ध्यान रखना है। और P जो होता है संवेग होता है, मोमेंटम होता है, और मोमेंटम का फॉर्मूला द्रव्यमान इंटू वेग होता है, मास इंटू वेलोसिटी। अगर मैं ये बोल रहा हूँ, इसका मतलब मैं ये बोलता हूँ, एक और एग्जांपल से समझाता हूँ, क्लियर करता हूँ कि यदि ये कोई गाड़ी है, इस गाड़ी की इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक वेग u है, और t टाइम बाद आफ्टर t टाइम इस गाड़ी की जो फाइनल वेलोसिटी है वो v हो जाती है। तो प्रारंभिक संवेग जो है वो mu होगा, ये pi लिख दिया, इनिशियल मोमेंटम। प्रारंभिक संवेग क्या होगा, mu द्रव्यमान इंटू वेग, वो वेग प्रारंभिक वेग इनिशियल वेलोसिटी, और अंतिम संवेग p फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम p फाइनल का फॉर्मूला mv हो जाएगा। अब मुझे बताओ इसके अंतर कितना आया, कितना चेंज हुआ मोमेंटम। तो मोमेंटम सर पहले pi था, pf हो गया, मतलब जो फोर्स होगा ना, यहाँ पर समझा देना, तो जो फोर्स होगा ना वो क्या होगा, आपके प्रोपोर्शनल होगा किसके, p फाइनल माइनस p इनिशियल अपॉन t। मतलब p फाइनल मतलब अंतिम संवेग, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, प्रारंभिक संवेग अपॉन समय, टाइम, कितना टाइम में उसका वेग चेंज हुआ। तो ये जो चीज होती है ये न्यूटन की गति का कौन सा नियम देता है, अपना सेकंड नियम देता है। और इसी नियम से बल के लिए गर्मा गर्म सूत्र निकलता है। वो सूत्र क्या निकलता है, F बराबर ma। क्योंकि आप देख सकते हैं कि अगर मैं dp की जगह प्रोपोर्शनल को मैं सपोज दैट कि अभी इक्वल बराबर मान लो, कांस्टेंट को 1 कर दूंगा, तो यहाँ पर m की d अपॉन dt और p की जगह मैं लिख देता हूँ mv। अब m तो बेटा कांस्टेंट है, कैसे कांस्टेंट है, क्योंकि किसी का द्रव्यमान होता है, वो द्रव्यमान ऐसा थोड़ी है कि वो द्रव्यमान चलेगा। जैसे कि मैं मेरी गाड़ी लेके जा रहा हूँ, मैं कुछ समय बाद मेरी गाड़ी जो है वो बस बन गई, ऐसा होता है क्या, मेरे हिसाब से तो नहीं होता। मतलब द्रव्यमान मास का मान कांस्टेंट होता है, इस कांस्टेंट को मैं बाहर भेज देता हूँ, तो कांस्टेंट तो आ गया बाहर, अंदर बच गया dv अपॉन dt। हमने बेटा गति के समीकरण पढ़े थे, उसमें देखा था dv अपॉन dt तो आपका त्वरण एक्सेलरेशन होता है, तो इसकी जगह a लिख सकता हूँ, त्वरण एक्सेलरेशन। f का फॉर्मूला क्या आ गया, f बराबर आ गया ma, f बराबर ma। तो ये न्यूटन की गति का द्वितीय नियम से हमें f बराबर ma पता चला। तो न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से हमें ये फॉर्मूला सूत्र मिलता है f बराबर ma। तीसरा नियम की बात करते हैं। तीसरे नियम को बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया नियम, क्रिया प्रतिक्रिया नियम। एक्शन रिएक्शन लो, एक्शन जैक्सन नहीं है बेटा, एक्शन जैक्सन तो आपके अजय देवगन वाला है। एक्शन रिएक्शन लो क्या होता है, एक्शन रिएक्शन लो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। एक्चुअल में ये एक्शन रिएक्शन के ऊपर ही डिपेंडेंट है। कैसे, सुनिए, तुम मुझे खून दो,
ये तुम्हारा एक्शन, ये तुम्हारी क्रिया है। मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये है मेरा रिएक्शन, मेरी प्रतिक्रिया है। मतलब क्या? मतलब ये है, एक्शन रिएक्शन का मतलब ये होता है कि सपोज दैट कि मैं बात करता हूं कि एक गाड़ी और एक बस आपस में टकराती है। जब गाड़ी और बस आपस में टकराती है तो हम फिजिक्स की भाषा में बोलते हैं कि गाड़ी और बस जो है वो एक दूसरे को बल दे रही है, फोर्स लगा रही है। तो टकराने के कारण गाड़ी अगर बस से टकराएगी तो गाड़ी ने बस को फोर्स दिया, तो वापस बस ने भी गाड़ी को फोर्स दिया। और ये दोनों फोर्स जो है ना, परिमाण मैग्नीट्यूड में तो इक्वल होते हैं, लेकिन इनकी डायरेक्शन है वो अपोजिट होती है। अपोजिट मतलब कि बस ने जो टक्कर मारी तो गाड़ी को फोर्स दिया, उधर दिया, तो गाड़ी ने बस को इधर दिया। हालांकि दोनों का मान समान होगा। अगर ये एक 50 न्यूटन का फोर्स दे रही है, गाड़ी यदि 50 न्यूटन का फोर्स दे रही है तो बस भी 50 न्यूटन का ही फोर्स देगी। ऐसा नहीं है कि बस कहेगी कि मैं तो मोटी हूं, मैं तो ज्यादा दूंगी, ऐसा कुछ नहीं है। बस भी बराबर समान मात्रा में ही बल देती है वापस, लेकिन उसकी दिशा जो है वो विपरीत हो जाती है। अगर मैं आपके गाल पे एक थप्पड़ मारता हूं तो मेरे हाथ से आपके गाल पर बल लगाया मैंने, तो ऐसा नहीं है कि आपके गाल ने मेरे हाथ पे बल नहीं लगाया, तो आपके गाल ने भी मेरे हाथ पे बल लगाया। यदि मैंने 10 न्यूटन का बल लगाया तो आपके गाल ने वापस मेरे हाथ पर 10 न्यूटन का बल लगाया। वो तो क्या है कि गाल का जो कोशिका वाला भाग वो नाजुक होता है, इसलिए हमें दर्द होता है। ये तो मृत कोशिकाएं हैं तो इनको ज्यादा दर्द नहीं होती, तो इसलिए जो थप्पड़ मारता है उसके ज्यादा दर्द नहीं होता, लेकिन जिसके गाल पे लगती है उसको दर्द होता है। तो ऐसा लगता है कि गाल पे जिसके लगी है उसको ज्यादा बल मिला। नहीं बेटा, बल तो बराबर मिला है। आप यकीन नहीं हो तो आपके गाल छोड़ो, ये ज्यादा बॉडी पार्ट में नहीं आते हैं। हम बात डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैटर ऑफ मोरल ऑफ द स्टोरी बस इतनी है कि अगर कोई बल लगता है, अगर कहीं पे बल लगता है तो अपोजिट में वापस बल लगेगा, और जो बल लगाएगा उसको बोलेंगे एक्शन क्रिया, और जो वापस लगाएगा उसको बोलेंगे रिएक्शन प्रतिक्रिया। और इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड परिमाण होता है ना वो समान होता है, बस अंतर है डायरेक्शन का। डायरेक्शन दोनों की अपोजिट होती है। तो यहाँ पर नियम बन गया कि जब किसी वस्तु पर लगाया गया क्रिया और प्रतिक्रिया समान परिमाण तथा विपरीत दिशा में होते हैं, दैट्स क्लियर। एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। सभी कोई जहां जहां एक्शन होगा वहां वहां रिएक्शन होगा, जहां जहां एक्शन होगा वहां वहां क्या होगा, रिएक्शन होगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर क्रिकेट की बॉल, आपने बैट से क्रिकेट की बॉल को मारते हो ना, तो आपको लगता होगा कि आपका बैट जो है वो बॉल पर फोर्स लगा रहा है। बैट बॉल पर फोर्स लगाता है उतना की उतनी बॉल बैट पर भी फोर्स लगाती है। इसी वजह से क्या होता है, बॉल तो आगे चली जाती है लेकिन बैट भी आता है पीछे। मैं हाथ से पकड़ा रखता हूं, बैट जाता नहीं है। ये है बेटा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, इसको थोड़ा ध्यान रखना। और ये दोनों नियम, इन दोनों नियमों का मैं उपयोग करके अभी नेक्स्ट टॉपिक करने वाला हूं, जिसका नाम है संवेग संरक्षण का नियम। और बेटा भारी मजा आने वाला है उधर संवेग संरक्षण के नियम में। कब? जब तुमको ये दोनों नियम अच्छे से याद है। तो मेरा मोटो ये नहीं है, मेरा मोटो तो अगला है जिसका नाम है संवेग संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन। इसका स्क्रीनशॉट लेके तो करोगे क्या, ये तो सिलेबस पे भी नहीं है। तो आइए हम शुरू करते हैं संवेग संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन। संवेग संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ओके, क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? ध्यान से सुनना। मेरे पास में दो गेंदे हैं,
जिसका एक का नाम है ए, दूसरे का नाम है बी। नाम दे देता हूं मैं यहाँ पर। ये लो, दो बॉक्स है, गोल गोल बॉक्स है, जिनका एक का नाम है ए, दूसरे का नाम है बी। ये दोनों, इन दोनों का द्रव्यमान Ma और Mb है। इतनी बात समझ में आई। अगर ये पहली जो है वो UA वेग से गति करती है और दूसरी जो है वो UB वेग से गति करती है, मतलब ये प्रारंभिक वेग है। UA और UB इन दोनों वेलोसिटी से, इनिशियल वेलोसिटी से ये दोनों जो गेंदें हैं जो मूवमेंट कर रही है, मूव्स मोशन में है, मोशन में, ठीक है। और मैं कहता हूँ UA की वैल्यू जो है ना ये UB से ज्यादा भी है, क्योंकि अगर इसकी ज्यादा होगी तो क्या टकराएंगी क्या? ये तो फास्ट भाग जाएगी, ये तो धीरे धीरे आएगी। तो इन दोनों के बीच में टक्कर होने के लिए किसका वेग, वेलोसिटी ज्यादा होनी चाहिए? उस ए की। तो ए की वेलोसिटी थोड़ी ज्यादा है, ठीक है। तो ए की वेलोसिटी ज्यादा है, इसके कारण ये आगे वाली से मारती है टक्कर, और टक्कर मारती है जिसको बोलते हैं कोलिजन। तो यहां लिख देता हूं टक्कर। ये ए और ये बी, इस दोनों के बीच में क्या हो गई यहाँ पर? टक्कर। ये तो टक्कर से पहले की बात है और ये टक्कर के समय की बात है। तो जैसे ही टक्कर होती है, टक्कर होने के बाद इनकी वेलोसिटी जो है वो चेंज हो जाती है। चेंज कैसे होती है बेटा? जो ए थी ना उसकी इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग UA था, वो अब फाइनल वेग वेलोसिटी हो जाएगी उसकी VA। तो इसकी तो VA हो गई और ये हो गई बेटा VB, ठीक है। तो यहाँ पर ये घटना घटी है। एक बात और जान लो यहाँ पर साथ साथ में कि ए ने जब यहाँ टक्कर हुई थी ना, तो टक्कर हुई थी तब ए ने बी पर फोर्स लगाया, बल लगाया। तो जो बल लगाया ए ने बी पर, उसका नाम दे देता हूं मैं FAB। FAB मतलब ए ने बी पर बल लगाया, तो बी ने भी ए पर बल लगाया होगा। तो जो बी ने ए पर बल लगाया उसका नाम दे दिया मैंने FBA। FBA मतलब बी ने ए पर बल लगाया। और ये दोनों बल आपस में बराबर होंगे, ये दोनों बल आपस में बराबर होंगे, लेकिन इनकी जो दिशा होगी ना, डायरेक्शन, वो अपोजिट होगी। चलिए अपन शुरू करते हैं। तो मुझे यहाँ पर एक बात पूछनी है आपसे। ए के संदर्भ में मैं ए के रिगार्डिंग एक बात पूछता हूँ कि ए की यहाँ पर अगर मैं बोलूं, पर यहाँ पर मैं थोड़ा और बोलता हूँ कि मुझे ये बताओ कि प्रारंभिक स्थिति में ए का प्रारंभिक संवेग कितना होगा? तो आप बोलते हो सर प्रारंभिक संवेग का सूत्र क्या होता है? सिंपल सा फॉर्मूला होता है, द्रव्यमान को वेग से मल्टीप्लाई करवा दो, जो मास होता है उसको वेलोसिटी से क्या करवा दो? मल्टीप्लाई। तो इस केस में इसका जो प्रारंभिक संवेग है, नाम दे दिया मैंने P1। नाम क्या दे दिया बेटा? P1। और P1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका? P1 का फॉर्मूला हो जाएगा MAUA। यही होगा P1 का फॉर्मूला। अगर मैं B का पूछूं कि भाई B का क्या होगा, नाम दे दिया मैंने P2 और इसका फॉर्मूला होगा MBUB हो जाएगा। ये हुई थी यहाँ पर टक्कर। टक्कर के बाद में जो वेग हुआ परिवर्तन, तो यहाँ पर ये फाइनल कंडीशन है, अंतिम कंडीशन है। तो यहाँ पर अगर ए का बोलूं, ए का अंतिम संवेग क्या हो जाएगा? तो अंतिम संवेग को नाम दे दिया मैंने P1 डैश। ये भी नाम दे देता हूँ ताकि थोड़ा ध्यान रहे। ये ए है और ये बी है, और यहाँ पर ये हो जाएगा PA डैश। PA डैश कितना हो जाएगा? इसका मास तो टक्कर लगेगी तो मास थोड़ी चेंज होगा। ऐसी खतरनाक टक्कर थोड़ी हुई है कि हुलिया का हुलिया बदल दिया, हुलिया नहीं बदला, नॉर्मल टक्कर हुई है। नॉर्मल टक्कर हुई है तो इसका मास तो सेम ही है बेटा, तो इसका फॉर्मूला होगा MAVA। और यदि मैं इसकी बात करूं तो इसका संवेग जो होगा उसका फॉर्मूला हो जाएगा MBVB। दैट्स क्लियर। मैं यहाँ पर ये बोलना चाहता हूं कि ए को देखो, ए का प्रारंभिक संवेग MAUA था, लेकिन अब ए का अंतिम संवेग MAVA हो गया। संवेग में परिवर्तन हुआ क्या? इसके मोमेंटम में चेंज हुआ? जी हाँ, हुआ तो है। तो जितना मोमेंटम में चेंज हुआ ना उसका दर ले लो, मतलब अपॉन में t कर दो, तो इसके द्वारा इसके ऊपर लगाया गया बल आ जाएगा। तो मेरे पास में इसके द्वारा इस पे लगाया गया बल क्या है? FAB है। तो FAB आ गया। और FAB कितना है? FAB के लिए क्या लिखूंगा? A द्वारा B पर लगाया गया बल।
ये बात मैं नहीं लिखूंगा, आप समझ गए होंगे। ए द्वारा बी पर लगाया गया बल, द अप्लाइड फोर्स बाय ए ऑन बी। ए तो लगा रहा है फोर्स और बी पर लगा रहा है, जिसको बोला एफ ए बी। और ये एफ ए बी किसके बराबर होगा? ए के, लगा कौन रहा है? ए लगा रहा है ना, तो ए के संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होगा, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए। तो यहाँ पर एफ ए बी का फॉर्मूला आ गया मेरे पास में। तो वो लाइन देखनी है, ए द्वारा बी पर लगाया गया वेग, द अप्लाइड फोर्स बाय ए ऑन बी, और ये यहाँ पर एफ ए बी। और एफ ए बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग बटा टी। तो बताओ अंतिम संवेग क्या है? पी ए डैश माइनस प्रारंभिक संवेग पी ए बटा टी। बताओ अंतिम संवेग क्या है? यहाँ पर अंतिम संवेग है एम ए वी ए। क्या है बेटा? एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए, एम ए यू ए, और अपॉन में क्या हो जाएगा? टी। ये लो जी, बधाई हो, एफ ए बी आया है। आगे चलो, एफ बी ए फाइंड आउट करना है। एफ बी ए मतलब कि बी द्वारा ए पर लगाया गया बल, अ फोर्स इज अप्लाइड बाय बी ऑन ए। बी लगा रहा है फोर्स, उसका नाम दिया एफ बी ए। और तो एफ बी ए कैसे फाइंड करेंगे? तो यहां पर देखो, एफ बी ए कौन लगा रहा है बेटा? बी लगा रहा है ना, तो बी का अंतिम संवेग माइनस बी का प्रारंभिक संवेग बटा टी। ठीक है, मतलब क्या समझे आप? मतलब सिंपल सी बात है, यही समझे कि जो बी का फाइनल मोमेंटम है उसमें से बी का इनिशियल मोमेंट माइनस कर दूंगा। तो माइनस करेंगे तो क्या बनेगा? बी का फाइनल संवेग फाइनल मोमेंटम क्या है? पी बी डैश माइनस 3b अपॉन टी। ये तो अंतिम संवेग है, फाइनल मोमेंटम, ये प्रारंभिक संवेग है, इनिशियल मोमेंटम, दोनों का माइनस किया, अपॉन टी लगाया। तो यहाँ पर पीबी डैश की वैल्यू कितनी है बेटा? एमवीवीपी माइनस इनिशियल संवेग की वैल्यू कितनी है? एमबीयूबी। ध्यान रखना थोड़ा, यहाँ पर टूटना मत, और अपॉन में टी। यहाँ पर ये दोनों बातें पता चली है। आपको मैं एक बात बताऊं क्या? बड़ी मजेदार बात है। बात ये है कि ये जो फॉर्मूला दिख रहा है ना आपको, ये न्यूटन की गति का कौन सा नियम है? बताओ जरा, अभी पढ़ाया था, दूसरा नियम है, ये सेकंड लॉ है। तो यहाँ पर देखो, ये न्यूटन की गति का सेकंड लॉ यहाँ पर भी लगाया और यहाँ पर भी लगाया, जिससे मेरे पास में दो चीजें तो प्राप्त हो गई। अब न्यूटन की गति का तृतीय नियम लगाओ, थर्ड लॉ, क्रिया प्रतिक्रिया, एक्शन रिएक्शन। क्या कहता है क्रिया प्रतिक्रिया? कि जब आप किसी पर एक्शन देते हो तो विपरीत प्रतिक्रिया रिएक्शन भी मिलता है, और ये दोनों इक्वल तो होते हैं लेकिन माइनस आ जाता है। क्यों? क्योंकि इनकी दिशा जो है वो विपरीत होती है। मैं इनडायरेक्टली ये बोलना चाहता हूं कि एफ ए बी और एफ बी ए ये दोनों बराबर होंगे, लेकिन इनके बीच में माइनस का निशान रहेगा। क्यों? क्योंकि एफ ए बी जो है वो इधर लग रहा है, लेकिन एफ बी ए उधर लग रहा है, तो दोनों की दिशा अपोजिट है, दोनों की दिशा विपरीत है, बट परिमाण मैग्नीट्यूड तो इनका सेम ही है। तो मैं न्यूटन की गति का थर्ड नियम लगाता हूं। तो यहाँ पर थर्ड का मतलब समझ जाओगे ना, न्यूटन की गति का थर्ड नियम, उससे हमें क्या पता चलेगा कि ये एफ ए बी हुआ ना, ये एफ ए बी ये बराबर तो होगा, किसके बराबर होगा? इनको सदिश रूप में लिखता हूं, इसलिए मैंने ऊपर एरो लगा दिया, तीर का निशान। ये बराबर होगा, किसके बराबर होगा? एफ बी ए के बराबर होगा। ये वेक्टर लगा दिया। इनकी वैल्यूज मुझे बस पुट करनी है। चलो पुट करते हैं अपन वैल्यू। तो वैल्यू पुट करेंगे। अब ध्यान से देखो, एफ ए बी की जगह क्या लिखूंगा? ये इसका नाम क्या है? एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए बटा टी लिख देता हूं मैं। तो यहाँ पर एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए अपॉन टी बराबर, यहां लग गया माइनस। क्यों? क्योंकि ये ना माइनस एफ बी ए की वैल्यू क्या है बेटा? एम वी वी पी माइनस एम वी यू पी बटा टी। तो ये वैल्यू यहां पुट कर देता हूं। क्या लिखूं? एम बी वी पी माइनस एम बी यू पी, और अपॉन में क्या हो जाएगा? टी। ये हो गया। जी हाँ, टी से टी क्या हो गया? कैंसिल हो गया। ये कोष्टक के बाहर माइनस है, ये मचाएगा तांडव, और तांडव मचाएगा तो ये प्लस वाला माइनस बन जाएगा, और
माइनस वाला प्लस बन जाएगा। तो बताओ क्या बन गया, इधर तो एम ए बी ए माइनस एम ए यू ए बराबर, इधर देखो ये माइनस का बन गया तो माइनस एम बी वी पी, और ये प्लस का बन जाएगा एम बी यू बी। अब ये खुजली हो रही है, यहाँ पर खुजली किसको हो रही है, इस माइनस वाले को खुजली हो रही है। ये कह रहा है कि मैं तो उधर जाना चाहता हूँ, और ये माइनस वाला कह रहा है मैं इधर आना चाहता हूँ। चलो इन दोनों को भेज देते हैं। तो भेजेंगे तो बेटा ये तो इसको खुजली होनी नहीं थी, तो एम ए वी ए प्लस ये एम बी वी पी जो है वो माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा एम बी वी पी बराबर ये माइनस का एम ए, ये माइनस का एम ए, इसको मैंने थोड़ा सा ए है ना बेटा, ये ए होगा। ये माइनस का एम ए यू है, ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का एम ए यू ए हो जाएगा। तो ये एम ए यू है, एम ए यू है, और ये प्लस का, और ये प्लस का एम बी यू बी। आप इसको थोड़ा गौर से देखो, इसको थोड़ा गौर से देखो तो ये एम ए वी ए कहां पर दिख रहा है, ये रहा एम ए वी ए, प्लस एम बी वी पी कहां दिख रहा है, ये रहा एम बी वी पी। ये मतलब टक्कर के बाद का, ये टक्कर हुई थी तो टक्कर के बाद का कुल संवेग है, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ये बराबर है किसके बराबर है, एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी के। मतलब ये रहा एम ए यू है और ये रहा एम बी यू बी, इन दोनों के सम के बराबर है। मतलब ये कहना चाहता हूं मैं कि यहाँ टक्कर तो हुई, लेकिन टक्कर के बाद का कुल संवेग और टक्कर के पहले का कुल संवेग ये दोनों बराबर है। मतलब टोटल मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आया। टोटल मोमेंटम जो है वो बिफोर द कोलिजन एंड आफ्टर द कोलिजन दोनों इक्वली है, तो कुल संवेग जो है वो बराबर है। तो मैं ये कह सकता हूं कि टक्कर की घटना में टोटल मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट है, नियत है, कोई चेंजेस इसमें नहीं आया। और अगर मैं ये कह सकता हूं कि यह इसी प्रकार संवेग संरक्षण का नियम जो है वो लागू होता है। लेकिन कंडीशन ये है बाह्य बल की अनुपस्थिति, इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। तो स्टेटमेंट सुनो क्या है, स्टेटमेंट है इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। मतलब बाह्य बल की अनुपस्थिति में किसी निकाय का कुल संवेग सदैव संरक्षित रहता है। संरक्षित का मतलब क्या कि जो पहले टोटल था ना वो का वो बाद का टोटल है। मतलब देख सकते हैं आप यहाँ पर ये कि ये तो है टक्कर के बाद का कुल संवेग, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, और ये है टक्कर से पहले का कुल संवेग, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। और ये दोनों आपस में क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। मतलब कुल संवेग के मान में ना ही कमी हुई है ना ही वृद्धि हुई है। तो टोटल मोमेंटम बेटा कंजर्व हो गया, नॉट बी इंक्रीज्ड नॉट बी डिक्रीज्ड। सो वी कैन से दैट हियर टोटल मोमेंटम इज कंजर्व्ड, और दिस इज नॉन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। Without Newton's second and third law, I cannot explain this law, this conservation law. मैं न्यूटन के द्वितीय और तृतीय नियम के बिना सहायता से इसको समझाने में असमर्थ हूं। इसलिए मैंने जो सिलेबस से बाहर था उसको भी मैंने आपको समझाया। और मेरा मोटो यही होता है कि डोंट मैटर सिलेबस क्या है, मैटर ये करता है चीज हमें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। तो बेटा ये बात आपको समझ में आई होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको। तो स्क्रीनशॉट ले लो एक बार इसका, मैं हट जाता हूँ, उसके बाद में हम बात कर देंगे आगे। और वैसे एक बात बोलूं मैं, अगर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक छोटा सा मैं आपको चीज समझाता हूँ। स्क्रीनशॉट लिया, वेरी गुड। अब मैं आपको एक डेली लाइफ में होने वाली घटना स्क्रीनशॉट ले लो। आपको पता है कि ये जो नियम है हमारी डेली लाइफ में कहाँ यूज आता है। 5 मिनट का टॉपिक है, समझ ही लेते हैं साथ साथ में। अगर एक बंदूक है, ये बंदूक है, ठीक है, ये बंदूक है और इस बंदूक के अंदर गोली है। तो ये बंदूक के अंदर गोली है, तो मैं मानते चलता हूं बंदूक का द्रव्यमान mg है और गोली का
द्रव्यमान बुलेट होता है तो mb है। और जैसे ही ये यहाँ पर फायर होगा तो उस केस में ये जो बंदूक है ना mg, ये पीछे की ओर जाएगी vg वेग से, और ये जो बुलेट है ना mg, ये आगे की ओर जाएगी vb वेग से। अभी पहले फायर हुआ, उससे पहले दोनों की वेलोसिटी जो थी वो 0 थी, मतलब mg इंटू 0 प्लस mb इंटू 0 बराबर mg इंटू vg प्लस mb इंटू vb। ये क्या किया मैंने यहाँ पर? ये सर संवेग संरक्षण का नियम लगाया है, समझ लीजिए। फायर से पहले संवेग संरक्षण का नियम, फायर से पहले टोटल मोमेंटम कुल संवेग, और फायर के बाद टोटल मोमेंटम कुल संवेग, इन दोनों का जो योग होगा ना सम, ये बराबर होगा। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि ये वैल्यू जो है 0 0 क्यों की? क्योंकि इनकी जो फायर से पहले वेलोसिटी 0 थी, तो ये वैल्यू बेटा 0 आ गई बराबर में, और ये वैल्यू mg बंदूक पीछे की ओर आएगी, और ये जो mb बुलेट आगे की ओर जाएगी। इनकी वैल्यू होती है mg vg mb vb। देख सकते हैं यहाँ पर ये फॉर्मूला आया, और इस फॉर्मूले से हम ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं तुच्छे जो हम चुटकी बजाते हुए कर सकते हैं। हमारी डेली लाइफ में संवेग संरक्षण के बहुत नियम है, अनुप्रयोग है। हम आगे की कक्षा में इसके बारे में आगे की जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए मैं आज्ञा चाहता हूँ। धन्यवाद। मेरे इस डेरिवेशन को एक बार वापस रिवीजन जरूर करना, खुद डिराइव करने की जरूर कोशिश करना। आज की क्लास में तो वैसे भी बहुत कम मटेरियल हमने सीखा है। चलो, राम राम है।